नमस्कार दोस्तों, कॉमन ग्राउंड्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबकी दिवाली अच्छी तरीके से गुजरी होगी और दीपोत्सव के बीच में प्रजातंत्र का महोत्सव इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन निमट गया है और रिज़ल्ट आ चुके हैं। आज एक हफ्ते के बाद हम लोग इस पे एनालाइज करेंगे कि बिहार के पूरे इलेक्शन में कौन विनर रहा और कौन लूज़र। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में विनर्स ज़्यादा हैं और लूज़र्स कम हैं। जी हाँ, तो आइए चलते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन क्या क्या स्टेक होल्डर्स कितने लाभ रहा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से, और कौन इसमें रहा लूज़र। देखते हैं। हमारे पहले विनर हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव क्लियर कट विनर हैं। कारण मैं बताता हूँ क्यों। कुछ लोग कहेंगे कि वो लूज़र हैं, सत्ता नहीं मिली, लेकिन एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव आरजेडी से आते हैं, जिसके संस्थापक लालू प्रसाद यादव हैं। उसके बाद इस पार्टी की बैकडोर एक्स सीएम राबड़ी देवी के हाथ में रही, लेकिन तेजस्वी यादव ने इन दोनों नामों का बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया पूरे इलेक्शन कैंपेन में। उन्होंने एक सिटिंग सीएम नीतीश कुमार को अपना टारगेट किया। तो यहाँ देखिए कि सेकंड लाइन पार्टी की उन्होंने अपने बूते पे खड़ी करी, तो आज उनकी सरकार नहीं बन पाई। ये एक शॉर्ट टर्म लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए वो पार्टी को एक बीज बो दिया है उन्होंने बिहार में। उसकी अगर ढंग से सिंचाई करते रहेंगे तो इसका लाभ उन्हें 5 ईयर्स डाउन द लाइन, जब दूसरे चुनाव आएंगे, उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और देखिए ये नाक में दम कर देंगे बीजेपी की। तो नंबर 1 जो विनर हैं यहाँ पे वो क्लियर कट तेजस्वी यादव हैं। जिस हिसाब से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, बहुत सारी रैलियाँ करी, होल हार्टेडली लगे वो, और पार्टी को जो उन्होंने 75 सीटें लेके आए हैं, कोई बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बिना लालू यादव का सहारा लिए हुए। और उन्होंने ये कर दिखाया है कि पार्टी की सेकंड लाइन तैयार है। तो और बड़ी बात नहीं है, जो बीजेपी जो छोटे छोटे दलों पे बची हुई है 4-4 सीट वाले, उनमें से कोई भी एक दल अगर मनमुटाव या किसी वजह से अगर ढीला होता है तो ये क्लेम कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव नंबर 1 जो हमारे दूसरे विनर हैं श्री नीतीश कुमार। अब आप कहेंगे नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार इसलिए कि 69 साल उनकी उम्र है। इस उम्र में अगर वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उनका जीवन हो गया सफल, क्योंकि अगले इलेक्शन में 74 साल की उम्र हो जाएगी। राजनीति में कोई कितनी भी उम्र तक खींच सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि वो अगला इलेक्शन शायद ही लड़ें, और अगर नहीं लड़ेंगे तो एक काफ़ी सफल पारी वो अपना खेल के यहाँ से जाएंगे। तो वो दूसरे विनर हैं। लेकिन याद रखिए, मैं यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ, जेडीयू की बात नहीं कर रहा। तीसरे विनर हैं AIMIM। क्यों? क्योंकि AIMIM की 5 सीटें आई हैं, एक अच्छी एंट्री मिली है उनको, और अब जो इलेक्शन होंगे बंगाल के, वो उसमें बहुत मॉरल बूस्ट का काम करेगी उनके लिए। और इतना याद रखिएगा कि 5 सीट की जो पार्टी होती है वो किंग नहीं होती, लेकिन किंग मेकर जरूर बनती है। तो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर किसी वजह से आनाकानी होती है गठबंधन में, ये कोई मनमुटाव होता है, 2-4 नंबर अगर इनके एनडीए के कम होते हैं, तो ये जहाँ भी होंगे इनको तेजस्वी यादव अपना खुश करके रखेंगे। तो ये बहुत बड़े विनर बन के निकले। हमारे चौथे विनर हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। अपने बूते पे उन्होंने 74 का आंकड़ा टच कर लिया है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं है, लेकिन उससे एक सीट कम है। लेकिन अभी भी वो विनर की लिस्ट में सबसे ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी वो छोटे छोटे दल जो हैं HAM और VIP, उनके ऊपर, उनकी बैसाखी ऊपर टिकी हुई है। उसमें से एक भी हिला और ये सरकार गई। तो भले ही ये अपने NDA में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये बहुत इनका आसानी से काम चलने वाला नहीं है। इनको सबको बहुत खुश करके रखना पड़ेगा। पांचवा विनर कम्युनिस्ट पार्टीज़ की बात करता हूँ तो मैं उसमें सारी कम्युनिस्ट पार्टीज़ आती हैं। CPI, CPIM, CPI-ML। जितनी कम सीटों पे ये लोग लड़े और उसके हिसाब से जितनी सीटें ये लोग लेके आए हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर आप देखें तो इनकी टोटल 16 सीटें हैं, जो कि पिछली की तुलना से 13 ज़्यादा हैं। तो बहुत अच्छा है। और लास्ट विनर जो है मेरी लिस्ट का, छठा विनर, वो मैं थोड़ा सस्पेंस रखता हूँ और कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा कि छठा विनर कौन है। अब बात करते हैं लूज़र्स की। सबसे बड़े लूज़र पूरे गेम में रहे हैं चिराग पासवान। सबसे बड़े लूज़र इसलिए रहे हैं कि पहले उनके पास 2 सीटें थी, अब एकमात्र सीट रह गई है उनके पास। और रामविलास पासवान जी का निधन हो गया तो सेंटर में भी वो मंत्री नहीं है, उनका यहाँ से कोई। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार से पंगा लिया है सीधे सीधे। तो कल को अगर कोई पैचअप की बात होती है तो इतना इजीली फेविकॉल का जोड़ नहीं लगेगा, थोड़ी सी खटास मन में रह जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से लूज़र्स में सबसे बड़े चिराग पासवान हैं। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो चिराग पासवान की अभी एज कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल कैरियर के हिसाब से। उनके पास बहुत टाइम है। जिस हिसाब से उन्होंने एनर्जी डाली थी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, अगर वो उसी एनर्जी से आगे काम करते रहें तो हो सकता है कि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं और अपने आप को एक बिहार का नेता एस्टेब्लिश कर सकें। नंबर 2 पे सबसे बड़े लूज़र कौन हैं? मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे हैं, लेकिन बहुतों की लिस्ट में नंबर 1 पे होंगे। वो हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। यहाँ पे लूज़र इसलिए नहीं है कि उनकी सीट कम आई है। अगर देखा जाए तो 27 से उनकी सीट 19 हो गई हैं। और ये 8 के आंकड़े से ना देखें, आप ये देखिए 33% गिरावट है इनके सीट शेयर में। अब उससे भी बड़ी बात होती है कि 70 सीटों पे लड़के आप 19 सीट ला रहे हैं। तो नंबर 2 पे मैंने इसलिए भी रखा है कि नेशनल पार्टी जो अपने आप को कहती है कांग्रेस, आज की डेट में उनका केवल एक लक्ष्य था कि बीजेपी को हराना है। यानी कि आप चाहते थे सामने वाले के घर में आग लगाना, लेकिन वो आग आपके घर में लग गई और आप कुछ नहीं बचा, आप जल के राख हो गए। तो यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा। JP नड्डा जो बीजेपी के हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, बिहार में इतनी मेहनत करी उन्होंने 3-4 महीने से। समय आ गया है राहुल गांधी को बहुत सीरियसली एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हैं या नहीं हैं, एक ही बात है उनके लिए। लेकिन अगर वो 1 साल किसी भी राज्य में इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले 1 साल अगर तन मन धन से दे दें तो शायद कांग्रेस उस राज्य में रिवाइव हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम उनके संग ये है कि वो कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते एक जगह। तो कांग्रेस यहाँ पे है। अगले 5 साल के बाद बिहार में कांग्रेस का रिवाइवल होगा या बिल्कुल सफाया हो जाएगा। बिल्कुल सफाया इसलिए हो सकता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं जो कम सीटों पे लड़ी थी और 16 सीटें लेके आई हैं,
अगर अगले बार उनको ज़्यादा बड़ा सीट शेयर मिलता है तो क्या कांग्रेस 19 सीटें बचा पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तो कांग्रेस को ही डिसाइड करना है, हम और आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। तीसरा लूज़र है जनता दल यूनाइटेड। जी हाँ, मैंने नीतीश कुमार को विनर में रखा था, लेकिन ओवरऑल जनता दल यूनाइटेड को लूज़र में इसलिए रखा है कि जनता दल यूनाइटेड तीसरे पायदान पे आई है और नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी पार्टी में कोई सेकंड लाइन खड़ी नहीं करी है। यानी कि नीतीश कुमार तो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन 5 साल बाद यदि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं रहते हैं तो कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, ये बात सोचने वाली है। 5 साल बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या बीजेपी में मर्ज हो जाएगी जेडीयू, कुछ कह नहीं सकते, या हो सकता है चिराग कुछ सेंध लगा लें। लेकिन जेडीयू आज जिस स्थिति में है, जहां से वो घट के 43 की संख्या पर रह गई है, तो ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। तो और लास्ट में मैं टच करूंगा उस विनर की जिसको सब लोग लूज़र समझ रहे हैं। बीजेपी की बैठक हुई और ये डिसाइड किया गया कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, सुशील मोदी। मेरे हिसाब से छठे और एक बड़े विनर इस पूरे इलेक्शन के गेम में सुशील मोदी हैं। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। सुशील मोदी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं बीजेपी के, और बीजेपी आरएसएस की जो एक रीति चली आई है, जो भी व्यक्ति कर्मठ कार्यकर्ता होता है उसे किसी ना किसी तरीके का इनाम ज़रूर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उनको डिप्टी सीएम से भी हटा दिया, और मेरा अपना आकलन ये है ऐसा क्यों किया गया है, उसका कारण बहुत साफ है। देखिए, रामविलास पासवान जी बिहार से आते थे, उनका निधन हो गया, एक कैबिनेट की सीट खाली हो गई। मोदी मंत्रालय में टोटल 81 मिनिस्टर्स बन सकते हैं, 81। जब उनका गठन हुआ था मंत्रिमंडल का तो केवल 57 मिनिस्टर्स बने थे। उसमें से 4 मिनिस्टर कम हो गए, 2 का निधन हो गया, और 2 जो इनके दल अलग हो गए एनडीए से, शिवसेना और अकाली दल, उनकी सीटें खाली हो गई हैं। तो टोटल 4 पद रिक्त हैं। अब सुशील मोदी की उम्र इतनी भी नहीं है कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाए, एक ऑप्शन जो बीजेपी के लोग बहुत चर्चा करते हैं। दूसरा ऑप्शन, आजकल हर राज्य में अपने अपने राज्यपाल बिठा रही है बीजेपी, उतनी उम्र भी नहीं है उनकी कि उन्हें राज्यपाल बन के बिठा दिया जाए। तो डेफिनेटली अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता इतने टाइम से उनके साथ लगा हुआ है और उसको डिप्टी सीएम नहीं दिया, तो बहुत सीधा सा ये आकलन किया जा सकता है और सेफर साइड कि अभी जो 4 मंत्री कम हुए हैं, 57 में से 53 रह गए हैं, वो एक स्थान सुशील मोदी जी भरेंगे। और ये भी हो सकता है कि बंगाल के इलेक्शन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और जब बंगाल के इलेक्शन हो जाएं उसके बाद उन्हें सेंटर में इंडक्ट किया जाए। तो ये मेरे छठे विनर थे, जो मैंने कहा था कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। ना वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, ना राज्यपाल बनेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको मिलेगा, तो सेंटर में मंत्री बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस आंकलन के साथ सहमत होंगे, और इसी प्रकार के और एनालिसिस के लिए देखते रहिए कॉमन ग्राउंड्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। कोरोना काल में सुरक्षित रहिए। नमस्कार।